अरे दोस्तों, आज मैं आया हूँ जावेद अनवर शो में। जो रिलीज होने वाली है उसका नाम है द नर्मदा स्टोरी। इस फिल्म में मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुझे कहा था कि हसन तुम मुंबई जरूर जाना, तुम वहाँ जाके बहुत अच्छा करोगे। दिलीप कुमार साहब से मिलने के लिए 21 दिन तक खड़ा रहा उनके घर के पास। मुंबई जाते वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उस टाइम पे पीछे बैठा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तो मेरे वाले साहब हाफिज हैं। शाहरुख खान साहब को भी मैंने देखा, उनका अलग ऑरा है, लेकिन सलमान खान साहब का कोई मैच नहीं है भाई। सलमान खान या विवेक ओबरॉय कि आज ना लोग जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं। उनको जो लगता है ना, वो हम जो कर रहे हैं उनको वो फिर हराम भी हो तो वो सही लगता है, दूसरा अगर कर रहा है तो फिर वो हराम। ये बात तो आप पे भी लागू होती है। वाकिफ नहीं है ये लोग मेरी शख्सियत से। अभी जिस दिन हो जाएंगे मेरे हो जाएंगे जनाब। जमुना पार, जहाँ की इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जाती है। बहुत सारे लोग इस इलाके में दिल्ली से ही इस तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना भी पसंद नहीं करते। मेरे ख़ुद के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये कहा मुझसे कि हम उधर की साइड ज़्यादा नहीं जाते। तो एक ख़राब इमेज जो है वो जमुना पार की समझी जाती रही, जिसके ऊपर मैं लगभग साल भर से काम कर रहा हूँ। आपके सामने बहुत सारी मैंने स्टोरीज़ रखी और बहुत सारी कहानियाँ दिखाई और दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करी कि जमुना पार किसी से कम नहीं है। यहाँ बहुत सलाहियतें हैं, बहुत सारे काबिल लोग हैं। आज ऐसी ही काबिल शख्सियत मेरे साथ है जिन्होंने जमुना पार से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है। और आपको यकीन भी नहीं होगा कि हमारी इन्हीं गलियों से निकलकर एक लड़का बॉलीवुड पहुंचता है और अपना नाम कमाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है हसन भाई आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे साथ बैठे हैं। मुझे पता नहीं था आप हमारे ही एरिया से। जब पता लगा जब भी बहुत खुशी हुई थी कि हमारे एरिया में ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, कैसा माहौल है, कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। और आगे बढ़ने के लिए कोशिश को मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ, वो कोशिश मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से। कौन है अगर हम जानना चाहें? हसन साहब, हसन पीरज़ादा पूरा नाम है आपका? जी जी, मेरा नाम पूरा नाम हसन पीरज़ादा है। तो कौन है हसन पीरज़ादा? हसन पीरज़ादा अब तो बहुत आसान सा इंसान है जो कभी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन हसन पीरज़ादा को आसान बनाया है किताबों ने और हज़रत अली के कोट ने। मैं उनको बहुत पढ़ता था, तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर से गुस्सा ख़त्म किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा बहुत करते थे आप? हाँ, गुस्सा आता था, मुझे बहुत आता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मुझे आसान नहीं बनने देगा, ये मुझे मुश्किल बनाए रखेगा ज़िंदगी भर। तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर से गुस्सा ख़त्म किया। और मैं जब थिएटर में गया था, मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। तो मेरे गुरु हैं अजय कुमार जी, जिन्होंने हमें एक्टिंग सिखाई है। और कहाँ गए थे आप थिएटर? मंडी हाउस। मंडी हाउस जी, मंडी हाउस में ही थिएटर होता है। तो अजय भाई ने हमें सबसे पहला जो सबक दिया था वो ये दिया था कि एक अच्छा एक्टर वो होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। तो मैंने इस सबक को उस दिन से लेकर आज तक अपने साथ रखा है और हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा। और फिर मैं उनकी बात से इत्तेफाक इसलिए रख सका, जितने भी बड़े एक्टर हैं जैसे दिलीप साहब हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, और भी तमाम जितने बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान साहब, ये सब अच्छे हैं, सब नेक दिल लोग हैं और बहुत अच्छे से पेश आते हैं लोगों के साथ। तो मैंने अपने अंदर से अपनी जो कमियां थी उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की है कि मैं एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनूं, उसके बाद मैं क्या बनूंगा वो दूसरी बात है। पढ़ाई कहाँ से हुई? यार पढ़ाई का मसला ऐसा है मेरे भाई कि मेरे जो घर के हालात थे वो उस वक्त ठीक नहीं थे। तो मुझे अपने बहन भाइयों की खातिर या घर की खातिर जो मैं करना चाहता था, मैं बेसिकली अभी मैंने कहा ना कि मैं बहुत गुस्सैल इंसान था, तो मैं ज़िद्दी भी बहुत था। मुझे जो करना था मैंने सोचा मुझे वही करना है। तो मैं मास कॉम करना चाहता था पर वो हो नहीं पाया। मतलब आप मेरी जॉब खाना चाहते थे? तो जो मास कॉम नहीं कर पाया ना, तो मैंने सोचा था यार हसन, तुम इंटरव्यू लेने की सोचते थे, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा इंटरव्यू लें।
तो मैंने फिर भाई को कहा, अपने बड़े भाई को कहा कि मुझे थिएटर करना है। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, उनका नाम है मोहन यादव। मोहन भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। उन्होंने मुझे थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद से अब तक ये सफ़र बहुत खूबसूरती के साथ चला है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हसन पीरज़ादा नाम के लड़के का सितारा बुलंद होगा। ये आपकी जो ज़ाती इंट्रोडक्शन हो गया, आप स्कूल मतलब स्कूलिंग कोई इतनी खास नहीं हुई आपकी? बिल्कुल, मैं ठीक, बिल्कुल तो झूठ नहीं सर्वाइवल के बोलूँगा। लिए उस वक्त क्या काम किया आपने? ठीक है, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, यही जी, कहना चाहते हैं आप, जी, जी, मास जी। कम्युनिकेशन में गए यानी आप जी, एक जी। पत्रकार बन गए। जी, जी। तो लेकिन इसके अलावा आपने फिर क्या काम किया सर्वाइवल के लिए? थिएटर में रहते हुए पूछ रहे हैं आप? थिएटर में रहते हुए या कुछ और? ज़ाहिर सी बात है शुरुआत में तो इनकम नहीं होगी ना इतनी? जावेद भाई मैंने जो काम किया वो बहुत ही आज इस ज़माने में बहुत निचले दर्जे का काम माना जाता है। मैंने नौकरियाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट पे नौकरी की है। और कोई धंधा छोटा नहीं हाँ, नहीं होता। मैं नहीं मानता उस बात को। मैं शाहरुख अपनी खान साहब ने मेहनत ही में कहा था, हाँ, आप खुद बॉलीवुड से हैं, आप तो जी, जी, जी। आपको तो याद भी होगा। कैसे था वो डायलॉग, जरा मैं याद दिला दीजिए। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई कोई मज़हब नहीं होता। धर्म नहीं होता। हाँ, धर्म नहीं होता। जी। तो मैंने नेल पॉलिश भी बेची है, कॉस्मेटिक का भी काम किया है सदर बाज़ार में और मतलब लेकिन मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। वो दिन कैसे थे जब आप ट्रांसपोर्ट पे काम करते खूबसूरत थे? थे, बहुत खूबसूरत क्या थे। काम था वो? मैं बस वो जो बिल होते हैं वो बनाता था और रात को गाड़ी लोड करा देता था, 3-4 बजे लौटता था। तो वो मैं उन दिनों को इसलिए खूबसूरत मानता हूँ भाई कि जब खुदा आपको कुछ बनाना चाहता है ना, बड़ा बनाना चाहता है, तो आपको मुश्किलें देता है और मुश्किलें आपको आसान बनाती हैं। तो मैं आज की डेट में खुदा से कहता हूँ कि मुझे जो तूने बनाया है, कुछ लोगों को वो पालता है और कुछ लोगों की वो परवरिश करता है। तो उसने मेरी परवरिश की है, मुझे तराशा है और इतनी खूबसूरती से तराशा है ना कि आज मैं उसको ये कहता हूँ कि मेरे पास अब तुझसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जो चाहता था वो तूने मुझे दिया है। मैं फिल्मों में काम करना चाहता था, तूने मुझे फिल्म भी दी है। अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ जो रिलीज होने वाली है, उसका नाम है द नर्मदा स्टोरी और बहुत जल्द अगले महीने वो रिलीज होगी। उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर ज़ैगम इमाम साहब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मोहब्बत दी है और इस फिल्म में मेरा एक अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस ज़िंदगी में मेरी मुश्किलें नहीं आती, परेशानियाँ नहीं आती, तो मैं आसान नहीं हो सकता था। और परेशानियाँ इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। कि सादत हसन मंटो साहब फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है, तो तुम शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुए। तो बहुत अच्छी चीज़ है परेशानियाँ। खुदा जिसको दे उसको शुक्र करना चाहिए कि उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो आपको कैसा लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? ये एक्टिंग का कीड़ा मेरे अंदर है, ये पहचाना कब? ये पहचाना नहीं, मैं मिमिक्री करता था, किसकी? बहुत सारे एक्टर्स की करता था। अभी मैं शायद उतनी अच्छी ना कर पाऊँ। स्कूल में? हाँ, तो मेरे दोस्त कहा करते थे, यार तू बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, तू फिल्मों में चला जा। किन किन एक्टर्स की करते थे आप? मैं करता था नाना पाटेकर साहब की करता भाई था। करके तो दिखानी पड़ेगी। तो अभी करता हूँ नाना पाटेकर साहब की करता था, मिथुन दा की करता था और धर्मेंद्र साहब की भी करता था, लेकिन बहुत वैसी नहीं कि कुछ खास। तो वहाँ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था। तो लोग मुझे बोलते थे और मैं उस बात को सीरियसली नहीं लेता था। मजाक भी उड़ाया होगा, जाहिर सी बात है। मजाक तो बहुत छोटी सोच के लोग उड़ाते हैं, तो उड़ाया भी गया है। वो स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था ना, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो मुझे स्वीकार कर लिया गया है। अब उनकी मजबूरी बन गई है मुझे स्वीकार करना, क्योंकि मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी जिद से इस काम को किया है ना कि अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ नहीं है। मैं करते करते इसी को मर जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। तो आपने डिसाइड क्यों किया कि बस अब मुझे एक्टिंग को ही अपना करियर बनाना है? मुझे मजा आता है, सुकून मिलता है, रात को अच्छी नींद सो पाता हूँ ये काम करने से। बिल्कुल क्रिएटिव काम है ना। क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी काम किए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पे नौकरी करना हो, नेल पॉलिश कॉस्मेटिक बेचना हो, तो मुझे मज़ा नहीं आता था कभी। मैं एक कोफ्त में रहता था, वहाँ भी बैठ के कुछ ना कुछ लिखता रहता था, पढ़ता रहता था, रोता भी था और खुदा से दुआ करता था कि मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ। और खुदा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो जब आपकी दुआओं को उतनी खूबसूरती से सुनता है जितनी खूबसूरती से आप उससे मांग रहे होते हैं। तो मैं उस पर बहुत यकीन रखता हूँ और दुआ और यकीन जो होता है ना, वो इंसान को बना देते हैं।
दिखाई नहीं देते, बना देते हैं। तो मेरी दुआएं हैं, मेरा यकीन है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे कुछ ख़ास लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक इंसान जो है ना, वो अकेले कामयाब नहीं होता। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये सब मैंने खुद किया है, या तो वो बेईमान है या फिर वो झूठा है। बिल्कुल। तो मैं कई मौक़ों पे झूठा हो सकता हूँ, लेकिन बेईमान कभी होने की कोशिश नहीं की मैंने ईमानदार रहने की कोशिश की अपने लोगों से, अपने काम से, अपने रिश्तों से, और वही चीज़ मुझे आगे लेके जाएगी। जमुना पार को कैसे देखते हैं आप? मेरे भाई, जमुना पार को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि मेरे भाई मेरे अपने लोग हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैंने ये जो कोशिश की है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये कोशिश वो लोग भी करें, क्योंकि वो ज़िंदगी जो है ना, जहाँ से हम आते हैं, हम लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो ये कोशिश सबके लिए है, ये कोशिश मेरी अपनी नहीं है। मैं अपने लिए कामयाब नहीं हो रहा हूँ। कोई भी शख्स जब कामयाब होता है ना, तो वो अपने समाज के लिए कामयाब होता है, अपने माशरे के लिए कामयाब होता है, अपने बहन भाइयों के लिए कामयाब होता है, अपने रिश्तेदारों के लिए कामयाब होता है। तो जब भी मैं कहीं भी जाऊंगा तो कहलाऊंगा तो मैं यहीं का ही, बिल्कुल, है ना? और यही इस बात की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कभी पहचान छुपानी भी नहीं चाहिए। कभी नहीं, कोशिश की है आपने? नहीं, मैंने कभी अपनी पहचान या कभी छुपा शर्मिंदगी महसूस की कि मैं नहीं, इनको नहीं, नहीं, नहीं। साउथ दिल्ली का बता देता हूँ नहीं, ज़रा? नहीं, नहीं, कभी नहीं बताया। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं मौजपुर में रहता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, कोई परेशानी नहीं उस बात में। अच्छा, जमुना पार से बॉलीवुड तक का सफ़र, जी। कंपैरिजन देखें अगर, जैसे मान लो कोई साउथ दिल्ली से बिलोंग करता है, तो शायद उसको अच्छी नज़र से देखा जाए, तो कितना टफ रहा? भाई, अब बॉलीवुड एक ऐसी जगह है कि जब आदमी वहाँ जाता है, तो आप चाहे कहीं से भी हो, मुश्किलें सबके लिए हैं, और बराबर मुश्किलें हैं। बस क्या होता है कि हमारे जैसे लोग जो थोड़ी सी मुश्किलों से, थोड़ी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे वो माहौल नहीं मिला होता, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो और खुशकिस्मती मेरी ये रही कि मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े मुंबई में भी, और आगे भी जुड़ेंगे। जितने लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे मुश्किलें जो है ना, मैं तय करके गया था कि हसन यहाँ से जा रहे हो ना, अपना घर छोड़ के जा रहे हो, तो मुश्किलें तुम्हारे वो सामने मोमेंट आएंगी। कितना मुश्किल था जब आप जा रहे थे, सोचना यहाँ से जाना? जाहिर सी बात है, जाते ही तो अर्निंग नहीं होने लगेगी, इनकम नहीं होने लगेगी, या जाते ही कामयाब कोई नहीं हो जाता। जब मैं मुंबई गया था ना, तो मैं ये सोच के गया था कि कर लूँगा, बहुत जल्दी कर लूँगा। और वहाँ जब जाने के बाद मुश्किलें देखी मैंने, जब परेशानियाँ देखी कि कोई मुँह नहीं लगा रहा है, तो मैं मुंबई में एक पृथ्वी थिएटर है, वहाँ बैठा हुआ था, और मैंने वहाँ अपने लिए एक शेर कहा था, मेरा ही लिखा हुआ शेर है कि वाकिफ़ नहीं है ये लोग मेरी शख्सियत से अभी, वाकिफ़ नहीं है ये लोग मेरी शख्सियत से अभी, जिस दिन हो जाएंगे मेरे हो जाएंगे जनाब। तो मैं 3 महीने वहाँ भटका। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से मैं 2014 में मिला था। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने मुझे कहा था कि हसन तुम मुंबई ज़रूर जाना, तुम वहाँ जाके बहुत अच्छा करोगे। और वो बहुत मुतासिर हुए थे मुझसे। फिर मैं उनके ऑफिस गया। उनके ऑफिस में जाने के बाद मेरी मुलाकात हुई डायरेक्टर शमास नवाब सिद्दीकी साहब से, जो कि अच्छे डायरेक्टर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने मेरी हेल्प भी की है। मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो वो मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आए। बहुत खूबसूरत बात है अपने आप में कि जिसको आप जानते नहीं हो, जो पहली बार आपके ऑफिस में आया और आप खुद इतने बड़े इंसान हो और आप उसके लिए पानी का गिलास लेके आए हो। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हसन क्या कर रहे हो आप, कुछ काम वाम मिला? तो मैंने कहा काम तो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक नंबर दिया। वो नंबर था एक थिएटर के बड़े डायरेक्टर का। उनके साथ मैंने काम किया। वो मुझे कह रहे थे कि हसन ये बहुत मुश्किल आदमी, ये काम नहीं देगा, जल्दी से मुंह नहीं लगाएगा, टफ पर्सनालिटी है। हाँ, तो उन्होंने यही हुआ मेरे साथ। 15-20 दिन मैं जो भी पूछता था, जो भी करता था, वो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने फिर रियलाइज कर लिया कि ये बहुत पक्की हड्डी है, छोड़ के जाने वाला आदमी है नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने उनका भी तो अपना परखने का कोई पैमाना होगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और किसी को भी काम दे दिया। जावेद भाई उसकी जब्त भी तो देखेंगे ना उसके अंदर कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वही देखी थी। तो वो इतने खूबसूरत इंसान है। उन्होंने जब मुझे पहचान लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि हसन एक नाटक लिखे यार तू। मैंने वो नाटक लिखा था। नाटक का नाम था बाबा का ठुल्लू, और वो नाटक पृथ्वी थिएटर में हुआ था, मेरा लिखा हुआ नाटक। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, पृथ्वी थिएटर में नाटक, लिखा हुआ नाटक और एक्टिंग करना। लोग तरसते हैं उस थिएटर में नाटक करने के लिए।
पृथ्वी थिएटर जो है वो कपूर खानदान का है जी। ये रणबीर कपूर के दादा परदादा का वो थिएटर है, और वो कल्चर जो ये थिएटर जो कल्चर है उसको उसने बहुत खूबसूरती से जिंदा रखा हुआ है। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे नाटक होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर नसीर साहब, मकरंद देशपांडे साहब, कुमोद मिश्रा जी, ये सब लोग नमा नाटक करते हैं। तो वहाँ पे नाटक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप उस स्टेज पे जा रहे हो जहाँ पे इतने बड़े अभिनेता नाटक करते हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने ये सब खुद कमाया है, या तो वो बेईमान है या वो फिर झूठा है। तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों का हाथ है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मुंबई जाते वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे एक भाई हैं मुन्ना भाई बोलता हूँ उनको प्यार से, उन्होंने मुझे 4000 रुपए दिए। यही मौजपुर रहते हैं? मौजपुर रहते हैं। सगे भाई है? सगे भाई नहीं। अच्छा। यही खूबसूरती है। तो उन्होंने मुझे 4000 रुपए दिए और कहा टिकट कराया मेरा, मुंबई जा। और फिर मुझे जब डैडी को लगा कि अभी जाएगा, फिर डैडी ने मुझे पैसे दिए। हाँ, मैं यहाँ रोक के एक सवाल करता हूँ कि फैमिली से कितना सपोर्ट था? फैमिली से यार, मेरी फैमिली बहुत खूबसूरत है यार। मतलब मैं उनके लिए, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे वालिद साहब हाफिज हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, और उनसे जब लोग कहते थे ना कि यार ये तो ठीक काम नहीं है, इसको रोको, क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना आपस में कि वो हाफिज हैं, लड़का बॉलीवुड में। हाँ। तो यहाँ तो फतवा लग जाएगा। तो मेरे डैडी मुझे कहते थे कि इस दुनिया में सबसे बुरा काम है किसी का दिल दुखाना, बस वो मत करना, आगे कुछ भी करो। वालिद साहब ने रोका नहीं? कभी नहीं रोका। आज भी मुझे कहते हैं कि हसन एक्टर बनना तो शाहरुख खान साहब जैसे बनना। बहुत खुश होते हैं मेरे काम से, और उन्हें पता है कि मेरे बच्चे किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। मेरे बहन भाई भी ऐसे ही हैं, हम सब अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं और खूबसूरत कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया, वालिद ने वालिदा ने? यार सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरे मरहूम चाचा थे अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, उन तक इंतकाल कर गए। अगर आज वो होते तो वो बहुत खुश होते मुझे देख के। उनसे ज्यादा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। कैसे? मुझे इमोशनली और हर तरह से, मतलब उस इंसान ने क्या नहीं किया हमारे लिए। मैं जहां हूं, मैं जहां पहुंचूंगा, मैं नहीं, हम सब, मेरे और भी चाचा के बच्चे जहां पहुंचेंगे ना, उस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है हमारी जिंदगी में। तो वो कोविड के टाइम पे इस दुनिया से चले गए थे, और कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब मैं उनको याद नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ दिल्ली में थे उस वक्त? नहीं, मैं उनके साथ था। मैं उनके साथ था। जी, मैं उनके साथ था। और बहुत खूबसूरत इंसान थे, बहुत सुलझे हुए इंसान थे। अगर मैं उनका 1% भी बन गया तो शायद ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाऊंगा। तो उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अजय भाई जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने हमसे कोई फीस नहीं ली थिएटर में कभी, और हमें 8-8 घंटे रिहर्सल कराते थे। वो एक्टिंग की एक एक बारीकी सिखाते थे, और हम भी इतने पक्के थे कि हम भी हार नहीं मानते थे। हमें लगता था यार करना है, यही काम करना है, यही जुनून के साथ करते थे। 12 बजे से रात 8 बजे तक रिहर्सल होती थी हमारी, फिर उसके बाद हमारा मस्ती मजाक चलता था। वो भाई हो गए थे, दोस्त हो गए थे। बहुत खूबसूरत इंसान है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपने अंदर से, हम सबको दिया है। वापस चलते हैं, आप मुन्ना भाई के बारे में बता रहे थे। मुन्ना भाई यार बड़ा खूबसूरत इंसान है, बहुत सपोर्टिव है। जितना जब भी मेरे ऊपर टफ टाइम आया ना, मैंने एक ही इंसान को फोन किया, मुन्ना भाई। वो खुद क्या करते हैं? वो, उनका कॉस्मेटिक का बिजनेस है, उन्हीं के साथ मैं काम करता था। जो मैंने बताया ना कि मैं कॉस्मेटिक भी बेचता था, कॉस्मेटिक आइटम्स, तो मैं उन्हीं के साथ काम करता था। और बहुत इज्जत के साथ काम करवाते थे, अपने भाई की तरह। उनकी फैमिली भी मुझे बेटी की तरह मानती है। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मुन्ना भाई ने मेरा। टिकट पहली बार उन्होंने करके दी? उन्होंने मेरे टिकट 2 या 3 साल तक किए, आने और जाने के किए हैं। 2-3 साल तक? हाँ जी, हाँ जी। जब मैं कह रहा हूँ ना, असल में क्या है ना कि आपका साथ भी लोग तब देते हैं जब वो देख लेते हैं ये भी उतना ही ईमानदार है जितना मैं हूँ। बिल्कुल। वो मुझे कभी भी फोन करते हैं ना, मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ, और मैं जहाँ पहुंचूंगा वो इंसान मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, मैं ये मानता हूँ। तो उस इंसान ने मेरे टफ टाइम में सबसे ज्यादा साथ दिया है, सबसे ज्यादा। मतलब कुछ भी हुआ मैंने उन्हीं को फोन किया। चाचा के बाद, चाचा जब गुजर गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत प्यारे इंसान है। तो मतलब मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। बहुत खूबसूरत इंसान है। तो हम सबकी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत लोग होते हैं जिनके बिना हमारा कहीं पर पहुंचना नामुमकिन है। तो जब ऐसे मौके आते हैं ना हसन भाई,
तो उनको क्रेडिट देना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी मैं है। इसीलिए उन लोगों के नाम पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज मौका है, जी जी। उनको पता चलना चाहिए कि वो जो 2-3 साल टिकट किए वो कहीं जाया तो नहीं हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल जाया नहीं हुए। उनको आज पता चलना चाहिए कि हसन साहब को याद है या नहीं, बिल्कुल कहीं याद भूल है, तो नहीं हमेशा गए। याद रहेगा। हाँ। बहुत लोगों ने साथ दिया है, बहुत लोगों ने साथ दिया। एक मुंबई में मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उनकी अपनी और उनकी दोस्ती को बहुत छुपा के रखता हूँ। हम लोग ठीक है, बहुत, कुछ रिश्ते छुपा के रखने चाहिए, हाँ। नजर भी लग जाती है। तो मैंने उनके लिए एक शेर लिखा था उनकी दोस्ती पे कि सभी को चाहिए कुछ ना कुछ कमाई जैसा, सभी को चाहिए जिंदगी में कुछ ना कुछ कमाई जैसा, मैं समझता हूँ बस एक दोस्त होना चाहिए भाई जैसा। तो लव यू वीरे, तू जानता है मैं तेरी बात कर रहा हूँ। शेर व शायरी भी बहुत करते हैं आप, जी जी बिल्कुल तो करता ये पहले से सीखी या ये भी अंदर से हूँ। कुछ यार जुनून था? इसकी खूबसूरती जो है ना मेरे अंदर, मेरे डैडी ने मुझे बहुत, उनका बहुत श्रेय है इसमें, मतलब उनको बहुत श्रेय जाता है। वो जब मुशायरा सुनते थे राहत इंदौरी साहब को, वसीम बरेलवी साहब को, और भी कई शायर हैं, तो वो मुझे ज़बरदस्ती बिठाते थे और मैं कहता था यार क्या डैडी, मुझे नहीं सुनना ये सब। लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया तो पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया तो लिखना शुरू किया। और शुरुआत बचपन में हमें भी पुराने गाने बहुत बुरे लगते थे, चीज़ें हाँ बुरी हाँ लगती थी, हाँ, लेकिन जब जिंदगी से मुखातिब हुए तो जी। लिरिक्स समझ आने लग गए। समझ आने लग गए। तो फिर मेरे वालिद साहब को इसका बहुत श्रेय जाता है। उन्होंने मुझे राहत इंदौरी साहब के बारे में और वसीम बरेलवी साहब के बारे में बताया, तो मैं मुशायरा और शेर व शायरी करने का बहुत शौकीन हूँ। मैं मतलब मैं अपने आप को शायर नहीं मानता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट किया मुन्ना भाई ने, बाकी सब लोगों ने, जी आप मुंबई पहुंच भी गए। जी जी अब यहाँ से शुरुआत हो रही है स्ट्रगल की। जी जी। वो स्ट्रगल कितना था, कितनी बार हिम्मत हारे? कई बार तो ऐसा लगा होगा ना कि छोड़ो कुछ और काम करते हैं चल के, ये वापस ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, काम करते हैं, ये नहीं हो पा रहा है। जावेद भाई, असल में क्या था ना कि लगा तो वापस चलने के बारे में, लेकिन काम छोड़ने के बारे में कभी नहीं लगा। कभी नहीं सोचा कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ। बहुत कोशिश की लोगों ने मतलब दिल्ली आते तो भी यही काम करते, अगर वापस मैं आ भी थिएटर जाते। कर रहा होता, मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा होता, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे नींद नहीं आती, मैं सुकून में नहीं रह पाता। तो क्या होता है ना कि खुदा ने ना हर बंदे को बहुत अलग अलग बनाया है, और वो चाहता है कि वो आपको उस काम पे ले आएगा जो आप करने आए हो। मैं यही करने आया था, आप भी यही करने आए थे। हम कितना ही कहीं पे घिसते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हमें यहाँ आना पड़ेगा जो हम करने आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ मैं यही करने आया था और मैं यही करूँगा और यही करते करते मर जाऊँगा, और बहुत खूबसूरती से करूँगा इंशाल्लाह। मेरा नाम होगा और होना शुरू हो गया है इंशाल्लाह। और आप मेरा काम, जब मेरी एक्टिंग देखेंगे, आपने तो देखी है, बाकी जो आपके व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, तो उनको लगेगा कि वाकई इस इंसान में वो बात है जो ये बात कर रहा है। बिल्कुल। तो इस मुंबई जाने के बाद मेरे मन में ये ज़रूर ख्याल आया था कि हसन यार अभी यहाँ पे बहुत टफ हो गया, चलते हैं 3 महीने में। तो शमास नवाब सिद्दीकी साहब की जो मैं बात बता रहा था, वो जो पानी का गिलास लेकर आए थे, उन्होंने मुझे वहाँ रुकने की एक वजह दी। मेरे पास एक 20 रुपए थे और वो 20 रुपए मुझे 3 या 4 दिन चलाने पड़े, और मैं पार्ले जी का बिस्किट खाता था पानी से और चला जाता था रिहर्सल पे। नाटक की रिहर्सल पे जाता था, तो वहाँ पे नाटक में क्या होता है ना, बहुत टफ होता है नाटक करना, आपको रिहर्सल करनी पड़ती है। तो मैं चक्कर खा के गिर गया, क्योंकि एनर्जी लग रही है, खाया कुछ नहीं है। एनर्जी लग रही है। तो हमारे जो गुरु थे कुलविंदर सर, उन्होंने पहचान लिया कि धरा तू भूखा है। वो घर से खाना लाए थे, उन्होंने वो खाना खिलाया, फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैं उनको मना कर रहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा तेरे ही पैसे हैं ये, मैं तुझे नाटक के बाद दूंगा, उससे पहले ले ले। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई ज़िंदगी में, मैं खुदा की रहमत मानता हूँ उस चीज़ को। मतलब मुश्किलें मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कहाँ रहे, क्या खाया? यार जब क्योंकि मुंबई में रहना भी आसान नहीं है। खाना पीना तो देखिए क्या होता था कि मैं खाना पीना, पैसे होते तो अच्छा ही खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा था आपको सब चीज़ों के डैडी लिए? और चाचा कर रहे थे शुरुआत में। और तो इतना इनफ था कि आप आराम से रह सकते थे, रह खा सकता था। पर क्या होता था ना, जब वो पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं मांगता नहीं था, मैं नहीं मांगता था फिर पैसे। फिर क्या होता है कि आपको फिर एडजस्ट करना पड़ता है कुछ दिन। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुश्किलें जो है ना, वो शिकायत नहीं करनी चाहिए उन सब चीज़ों की। नहीं, शिकायत नहीं, जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं,
घबरा कर वापस आ जाते हैं लोग महीने में, 2 महीने में, जी 3 महीने में। उनको लगता है कि शायद नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाते। आमतौर पे यही कहानी है। रोज़ लाखों लोग जो है ट्रेन में भर के जाते हैं मुंबई, उतनी ही तादाद में वापस भी आते हैं। लोगों को ये पता नहीं है, तो सर्वाइव नहीं कर पाते वहाँ। जी जी तो वही जानना चाह रहा हूँ कि वो सर्वाइवल का जो टाइम था वो सबसे टफ फेज होता है मुंबई के अंदर खासकर, क्योंकि मुंबई हर किसी को नहीं अपनाती, दिल्ली हर किसी को गले लगा लेती है, क्योंकि रास नहीं आती ना मुंबई। मुंबई शहर की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, आपने समंदर देखा होगा। समंदर जो है कचरे को निकाल के बाहर फेंक देता है, मोती को अंदर रखता है। तो मोती बनने के लिए क्या करना है ना, आपको सबसे पहले बहुत खूबसूरत इंसान बनना पड़ेगा। वहाँ लोग बहुत जल्दी आपको पहचान लेते हैं कि आप सच में हैं क्या, है ना। तो मैंने किसी के साथ चाल चलने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत साफ दिखता हूँ। और इस मामले में मैं दिलीप कुमार साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, धर्मेंद्र साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। सलमान खान साहब को भी मैं इस मामले में बहुत फॉलो करता हूँ। और ये वो लोग हैं जो साफ साफ दिखते हैं, इसलिए ने लोग कुछ लोग बुरा भी कह सकते हैं, अच्छा ही कहते हैं। धर्म साहब को तो मैं बहुत ही प्यारा इंसान मानता हूँ। धर्म साहब से मैं मिला भी हूँ, मेरी उनसे तकरीबन 45 मिनट बात हुई थी, और ऐसी बातचीत हुई थी ना कि हम दोनों खामोश नहीं हुए। वो मुझे अपने गांव के किस्से सुना रहे थे, मैं उन्हें अपने शेर सुना रहा था, वो मुझे अपने शेर सुना रहे थे। और उन्होंने मुझे चलते चलते एक बात कही थी कि हसन तू बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि आज के वक्त में कोई किसी का एहसान नहीं मानता, तू एहसान मान रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो धर्मेंद्र साहब से मेरी मुलाकात कराई थी दिलीप साहब के ड्राइवर साहब ने, साजिद भाई। उस दिलीप साहब से भी मेरी मुलाकात दिलीप साहब के ड्राइवर साहब ने कराई, साजिद शेख उनका नाम है। और वो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। वो जरिया बने वहां तक। हाँ, मैं 21 दिन खड़ा था दिलीप साहब के। मैं मुंबई दिलीप साहब से मिलने गया था बेसिकली। अच्छा। तो मैं दिलीप कुमार साहब से मिलने के लिए 21 दिन तक खड़ा रहा उनके घर के बाहर। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। फिर क्या हुआ कि जब मैं जाने लगा तो सायरा जी मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, आज भी बहुत करती हैं। मैं अभी कभी भी चला जाता हूँ उनके घर पे। तो सायरा जी एक दिन मुझसे कहने लगी, हसन उनकी तबीयत ख़राब है और आप उनके लिए दुआ किया करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मैं बहुत दुआ करता हूँ उनके लिए, और आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो सायरा जी ने मुझे कहा कि हसन, मेरी नानी दिलीप साहब को एक दुआ दिया करती थी कि अल्लाह बुलंद इकबाल करे, मैं भी तुम्हें यही दुआ देती हूँ। तो जब मैं उनके घर से बाहर निकला ना, तो मैं रोने लगा, बहुत ज़ारो कतार होकर रोया। तो मुझे उस दिन लगा, ज़िंदगी में 2 बार मुझे लगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन जिस दिन सायरा जी ने ये दुआ दी थी, और एक दिन मेरी मम्मा बीमार थी, और बहुत शदीद तरीके से बीमार थी। तो उन्होंने मुझे कहा, वो कभी कहती ही नहीं है, बहुत सब्र वाली औरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि हसन मेरा सर दबा दे बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं उनके जब सर को दबा रहा था तो पीछे बैठा था, उनको दिख नहीं रहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। तो मैं उस टाइम पे पीछे बैठा बहुत बुरी तरह से रो रहा था, मैंने जाहिर भी नहीं होने दिया। ये बात है 14 नवंबर 2014 की, मुझे वो डेट याद है। तकरीबन टाइम था 3:30 बजे के आसपास का। तो मुझे उस दिन पता चल गया था, हसन तेरी कामयाबी कोई रोकेगा नहीं, तेरे हक में माँ की दुआ है। तो सायरा जी को जो मैं रुतबा देता हूँ, दिलीप साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो गुरु का जो रुतबा होता है वो बाप की तरह होता है। तो सायरा जी ने जब ये मुझे दुआ दी तो मैं समझ गया था, हसन अब कोई नहीं रोकेगा। क्या बात हुई थी आपकी दिलीप साहब से? दिलीप साहब बात करने की हालत में नहीं थे दोस्त। दिलीप साहब बहुत बीमार थे, मुझे उनका देख लेना ही मेरे लिए काफ़ी। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझे आपके साथ फ़ोटो लेनी है, सायरा जी से भी नहीं कहा। आखिर में मैंने उनसे ज़रूर सायरा जी से कहा था कि सायरा जी मैं चाहता हूँ दिलीप साहब मेरे सर पे हाथ रख दें। तो वो हाथ भी नहीं उठा पाते। तो सायरा जी गई अंदर, और जाने के बाद दिलीप साहब का हाथ ऐसे पकड़ के आई, और उन्होंने वो सर पे मेरे हाथ रखा। तो मुझे याद है वो। और एक तो दिलीप साहब बहुत खूबसूरत, बहुत आसान शख्सियत थी। मैंने जो आपसे कहा ना कि मैं आसान बनना चाहता हूँ, जिसके अंदर की मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। अगर आपके अंदर की मुश्किलें ख़त्म हो गई ना, तो आप दूसरे के अंदर की मुश्किलें ख़त्म कर सकते हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अपनी मुश्किलें ख़त्म करना चाह रहा था, और चाहता हूँ, अभी भी बहुत हैं। दिलीप साहब बहुत आसान शख्सियत थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। धर्मेंद्र साहब से बहुत मुतासिर हूँ, ऐसे ही कई लोग हैं। आपके हिसाब से बॉलीवुड में टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है या कनेक्शंस? दोनों।
अगर टैलेंट है और कनेक्शन नहीं है तो वो भी बेकार है। टैलेंट थोड़ा सा ना, क्या होता है, टैलेंट अगर आपके पास है तो आप कर लोगे, धीरे धीरे पहुंच जाओगे वहां तक। टैलेंट नहीं है तो फिर कनेक्शन क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो धंधा करने बैठे हैं ना। कभी ऐसा हुआ है, जैसे हमने बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज में भी देखा है, फेक ऑडिशंस होते हैं, लोगों को ठग लिया जाता है। वो यार दिल्ली में बहुत होता है, मुंबई में बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल्ली में भी हैं लेकिन बहुत कम है। हुआ आपके भी, आपके साथ ऐसा हुआ है कहीं फेक ऑडिशन आपने दिया वो हो? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, वो सबको जूझना पड़ता है उससे। ये ऑडिशन वाला फेज कितना टफ होता है? यार टफ क्या होता है कि जब आपकी जान आपने पहचान, कितनी बार ऑडिशन दिए होंगे? जो ये मान लीजिए नर्मदा नर्मदा वाली का आपको तो फिल्म एक मिली। ऑडिशन हुआ था, जो डायरेक्टर साहब हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत भाई हैं मेरे, सपोर्ट बहुत करते हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर को दिखाया, कास्टिंग डायरेक्टर साहब ने वो ऑडिशन देखा, उन्होंने कहा कि यही लड़का करेगा ये कैरेक्टर। उन्होंने कास्टिंग वाले भाई ने ही मुझे ये बात बताई, और वो बड़ा अच्छा हुआ है, मज़ा आया उसमें काम करके। अपना मुकेश तिवारी सर हैं उस फिल्म में मेरे साथ, मेरे ज़्यादातर सीन उनके साथ हैं, आप जानते होंगे, अबे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है, वो एक्टर हैं उसमें, और इतने प्यारे इंसान है भाई, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत सपोर्टिव है, मेरे सारे सीन उनके साथ हैं। तो नर्मदा अपने आप में बहुत खूबसूरत फिल्म है, एक औरत की कहानी है जो अपनी जाती जिंदगी से लड़ रही है और अपनी बाहरी जिंदगी से, दोनों से एक साथ लड़ रही है। आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा कैरेक्टर एक लाइटमैन का है, पर कहानी कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको, ज़्यादा मैं नहीं राज खोलूंगा फिल्म के बारे में ना, तो मज़ा आएगा। तो मैं बस इस फिल्म को करने में सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने जिन एक्टर्स को स्क्रीन पे देखा है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, आपके लिए यही बड़ी बात है। मैं तभी तो कह रहा था ना कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मुझे मिला है वो बहुत मिला है, और जो मिलेगा वो भी बहुत मिलेगा। काम कब से मिलना स्टार्ट हुआ? आप यहाँ से गए, आप कौन से साल में गए थे मुंबई? भाई काम तो मुझे दिल्ली में ही मिलना शुरू हो गया था। दिल्ली में मैंने 2014 में आने के बाद जब थिएटर में आया था, एक सीरियल किया था, उसका नाम है कहाँ गए वो लोग, उसकी प्रोड्यूसर थी सादिया रहमान। फिर उसके कहाँ गए वो लोग, यूट्यूब पे है, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग, वो यूट्यूब पे है अभी। और उन्होंने मुझे एक दिन के काम के लिए बुलाया था, पर एक्टिंग देखने के बाद और तलफ़ुज़ देखने के बाद मुझे तकरीबन 7 एपिसोड में मुझसे काम कराया था। फिर उसके बाद मुझे एक सीरियल मिला डगर पनघट की, डीडी बिहार के लिए, उसके प्रोड्यूसर थे माहिर खान साहब। और फिर उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट फिल्म मिली जिसमें मुझे मिले आज़म खान साहब, जिनके साथ मैं अभी फिल्म करके आया, फिल्म का नाम है फुग्गा। उसमें उस फिल्म में का हीरो और विलन एक तरह से मुझे ही कह दें, पर वो मेरी एक उसमें साथी को एक्ट्रेस हैं अर्पिता, और जसपाल शर्मा जी भी हैं उसमें, जो बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े बेहतरीन एक्टर हैं, और आपने उनको शायद तलवार फिल्म में देखा होगा, वो भी मेरे साथ हैं। तो उन्होंने मुझे काम दिया था एक कॉर्पोरेट फिल्म में, और उसका जो मेहनताना था मुझे 2500 रुपये मिला था एक दिन का। अगर उन लोगों ने मुझे उस टाइम पहली कमाई थी, नहीं पहली नहीं है तो बाद की बात है, पहली कमाई तो वो कहाँ गए वो लोग वाली थी। अच्छा, जो दिल्ली में आपको मिला था। हाँ, ये भी दिल्ली की काम बता रहा हूँ सारे। तो मनीषा आपी ने मुझे देखा और मुझे कहने लगी, एक दिन हम लोग जब सीन शूट कर रहे थे तो मुझे कहती हैं, यार हसन तुम इतने से हो, इतनी कम उम्र है तुम्हारी, बहुत प्यार से बोला था उन्होंने, तुम इतने नेचुरल एक्टर कैसे हो यार। तो फिर उसके बाद उनके जहन में मैं रहा कि इस लड़के को इस फिल्म में लेना है। उन्होंने मुझे अभी एक फिल्म में कास्ट किया, उसका जिस फुग्गा के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो वो भी इंशाल्लाह नवंबर तक रिलीज होगी, नवंबर दिसंबर तक वो भी रिलीज हो जाएगी। तो इन लोगों का भी बहुत एहसान है मुझ पे, अगर ये लोग काम नहीं देते तो फिर मैं यहाँ थोड़ी होता। टैलेंट जो लोग पहचानते हैं ना आपकी, उनकी कदर करनी चाहिए। सही बात है, और आपकी जो कदर कर रहे हैं वैसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग जो आपको बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, नहीं तो आमतौर पे आज के ज़माने में तो लोग टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं। मैं उन लोगों को बहुत कमज़ोर लोग मानता हूँ। हाँ, वाकई में कमज़ोर भी और कमज़ोर दोनों होते हैं। जी। तो आपने अभी कितने शॉर्ट फिल्म्स की या फिल्म्स की, अगर देखा जाए तो? शॉर्ट फिल्म मैंने कहाँ दिखाई दी है आप? शॉर्ट फिल्म मैंने 3 की हैं, सीरियल्स की हैं, अभी ये वर्टिकल सीरीज चल रही हैं, तो टैंगी टीवी पे मेरी 2 सीरीज आई हैं। उसका नाम, एक का नाम है अंडर कवर डॉक्टर और एक का नाम है द स्टेप मदर। तो उसमें भी मेरे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, एक मैं लॉयर बनाऊँ मैं, और एक मैं बनाऊँ हॉस्पिटल में कर्मचारी। लॉयर वाला तो मैंने आपका कैरेक्टर देखा है ना। जी। तो ये कहानी चल रही है, पर अभी मेरा फोकस जो है, मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे कैरेक्टर करूँ
खूबसूरत कैरेक्टर करूं। आप लोगों की दुआएं और साथ रहा तो इंशाल्लाह होता रहेगा। अच्छा, जब आप जा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे सब, तो रिलेटिव्स का या आसपास के ऐसे कितने लोग थे जो ये लग रहा था कि क्या करने चला गया है ये? भाई देखिए हाफिज साहब का बेटा है, बहुत सारी बातें हुई होंगी, जाहिर सी बात है। जावेद साहब, पता है क्या होता है ना, अगर मैं इस पे कोई कमेंट करूंगा तो मैं उनके जैसा हो जाऊंगा। तो मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले सवाल करते ना तो मैं सारी भड़ास निकाल देता। मैं नाम नहीं जानना चाहता, लेकिन कुछ बातें होती हैं ना जो जहन में रह जाती हैं। देखिए, एक शख्स ने मुझे कहा था, जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वो कहने लगे, आ गए भोजपुरी एक्टर्स के पीछे नाचने वाले, कोई कह रहा है ये अपना टाइम खराब कर रहा है, अरे ये बनेगा, वापस कब आ रहा है, मुंबई जा रहा था ना तो कहने वापस कब आ रहा है। इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली तो मैं इग्नोर करता रहा। और आज भी मेरे जो अखलाक है ना, मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया है, मैंने उस चीज को बहुत संभाल के रखा है। क्या होता है ना कि ये फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कोई हमें क्या कह रहा है, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम किसी को क्या कह रहे हैं। सही बात है। तो लेकिन फिर भी जैसे ये बात है, और कुछ कहा हो किसी ने, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? किसका? रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? रिलेटिव्स की तो बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ वही, मतलब कुछ और बातें हो। अभी कोई रोक के कह देता है काम तो हराम है। अब क्या होता है ना कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आने वाला था कि हाफिज साहब का बेटा ये क्या कर रहा है, हराम है, इस तरह की बातें जब आती हैं तो मैं इस बात पे ना बात करना चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत आगे चली जाएगी बात। नहीं, असल में क्या होता है ना, मैं आपको हाँ। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि आज ना लोग जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं। उनको जो लगता है ना, वो हम जो कर रहे हैं उनको वो फिर हराम भी हो तो वो सही लगता है, दूसरा अगर कर रहा है तो फिर वो हराम है। ये बात तो आप पे भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आपको भी तो लग सकता है जो मैं कर रहा हूँ वो जायज है? मैं तो मानता हूँ, मैं तो जो कर रहा हूँ मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। मैंने कब किसी के साथ गलत किया? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए, खैर कुछ लोगों को शायद गलत भी लग सकती है ये बात, आप अगर शराब पी रहे हैं वो तो जायज नहीं है, आप दिल भी नहीं दुखा रहे, तो गलत तो फिर भी है ना वो। शराब पीने वाला आदमी लेकिन तो क्या आप हर चीज को ये कह के जायज ठहरा देंगे कि मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, लेकिन मैं खुद ही तो शराब पी रहा हूँ? मेरे भाई देखिए, मैं इसको सिर्फ काम की तरह करता हूँ, मैं इसको हराम और हलाल समझ के नहीं करता। ठीक है, मेरा जो मसला है, हर इंसान का खुदा के साथ एक जाती मसला होता है। ठीक है, सैयद आरफा जहरा साहिबा हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कहती हैं कि आज हम इंसानों से वो सवाल करते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा। हम किसी से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम बीमार तो नहीं हो, तुम्हारे घर में खाना को है या नहीं है ना? ये सवाल करने वाले सवाल हैं। किसी पे उंगली उठाना बहुत गलत होता है। तो मैं अपना काम को सिर्फ काम करके समझ के करता हूँ, और मुझे दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही जानना चाह रहा था और कि जो मैं कितना खुदा को मानता हूँ या खुदा से मेरा क्या रिश्ता है, मैं एक बात बताता हूँ आपको आज। खुदा को पा लेने का सबसे जो आसान तरीका है ना, वो ये है कि आप उसकी शिकायत करना छोड़ दो। खुदा की शिकायत करना छोड़ दो, शुक्र करना शुरू करो। खुदा को वो बंदे पसंद हैं जो शुक्र करते हैं, और मैं सिर्फ शुक्र करता हूँ जो उसने मुझे दिया है। मैं आपको अभी तो मैं शायद उस जोन से बाहर आ चुका हूँ। मैं जब ये बात सोचता था ना कि खुदा नवाज कर क्या से क्या बना दिया तूने, मेरा एक शेर है मेरे लिए, मैं खुदा का शुक्र करने के लिए ये शेर पढ़ता हूँ कि नवाज कर क्या से क्या बना दिया तूने, मैं कोयला था हीरा बना दिया तूने। तो मेरे पास कुछ नहीं है शेर शुक्र करने के अलावा। और एक बात और है कि लोग खुदा को पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। ईश्वर जो है ना बहुत खूबसूरत है, खुदा जो है वो बहुत खूबसूरत है। जिसने इतनी दुनिया खूबसूरत बनाई, हम जैसे लोगों को बहुत खूबसूरत बनाया। हम कहते हैं ना, अरे यार क्या खूबसूरत इंसान है। जिसने इतना सब कुछ क्रिएट किया और इतनी खूबसूरती के साथ क्रिएट किया, वो कितना खूबसूरत होगा। बिल्कुल। तो वो लोग, मैं ना खुदा और अपने रिश्ते को बहुत जाती रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता। ठीक है, समझ गए हम। वापस चलते हैं कि आप कितने स्टार्स से मिले। सलमान खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, और बड़े बड़े देखिए मैं सितारे हैं। सही बताऊं तो मैं सबसे पहले मिला था आमिर खान साहब से। जी।
आमिर खान साहब से जब पहली मर्तबा मैं मिला, मिमिक्री रह गई अभी, याद रखिए। हाँ वो मैं कर वो बात की बात है। तो आमिर खान साहब से जब मैं मिला तो आमिर खान साहब ने मुझे कहा कि यार अभी मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, हम मिलते हैं आराम से। सेकंड टाइम वो मेरे घर के पास आए थे किसी प्रोडक्शन हाउस में, मैं भी वहीं से जा रहा था, तो वो क्रिकेट खेलने लगे, तो मैंने उन्हें 2-4 बॉल डाली और वो बहुत मुतासिर हुए मुझसे। फिर उसके बाद मैं 3 दिन के बाद मैं उनके ऑफिस में उनसे जाके मिला था। और मिला कैसे था, एक दिन मैं गया, उनका वेट किया और वापस आ गया। सेकंड डे गया, वापस आ रहा था, फिर मैंने सोचा यार हसन कुछ देर और रुकते हैं। तो मैं उनके ऑफिस से दूर था, मैंने देखा सामने से उनकी गाड़ी आ रही है, मैं गया और नीचे लिफ्ट पे वेट कर रहा था उनका कि लिफ्ट तो यहीं से रुकेगी, साथ साथ जाएंगे ऊपर। मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और लिफ्ट है 2nd फ्लोर पे। मैं इतनी तेज भागा कि उनका ऑफिस 3rd फ्लोर पे था, वो पहुंचे नहीं थे, मैं लिफ्ट के सामने था। फिर मेरी सांस इतनी चढ़ी हुई थी, पसीना मुझे आ रहा है, तो कह रहे क्या हुआ, फोटो चाहिए? मैंने कहा नहीं सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं एक स्क्रिप्ट के लिए बात करने आया हूँ और मेरे एक दोस्त हैं, उनको आपके साथ काम करना है। तो वो इतने अच्छे तरीके से पेश आए मेरे साथ, उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी में थे उनको कहा कि इनको मेरे मैनेजर का नंबर दे दो। फिर हमारी बातचीत हुई, वो क्या बातचीत हुई वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है, मैं वो तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से पेश आए थे। शाहरुख खान साहब से मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैंने उन्हें देखा बहुत बार देखा है। कैसा लगा पहली बार देखकर? देखिए जो उनका ऑरा है ना, शाहरुख खान साहब बहुत खूबसूरत हैं, वो भी बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत आसान शख्सियत है वो। बाकी एक्टर्स जो कहते हैं कि हम सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान से वहीं हार जाते हैं जब शाहरुख खान साहब बोलना शुरू करते हैं। एक्टिंग तो बहुत बाद की चीज़ है, तो शाहरुख खान साहब का जो ऑरा है वो अपने आप में बहुत कमाल है। उनकी जो सोच है और उनकी जो समझ है, ऐसी समझ किसी के पास नहीं है, और वो आती है बहुत मुश्किलों से। मुश्किलें जिस इंसान ने उठाई है ना, खुदा ने उसको तराशा है और इतनी खूबसूरती से तराशा है कि वो फिर वो शाहरुख खान बनता है। और सलमान खान साहब से मैं भी नहीं मिला, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। वो इंसान जब आते हैं ना तो लगता है कि कोई सुपरस्टार आया है। और मुझे उनकी बहुत सारी बातें पता चलती हैं क्योंकि मैं उनका ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सलमान खान साहब बहुत दरिया दिल इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। आप कभी जाइए उनके घर पे, मंडे टू थर्सडे डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पे, और लोगों की दवाइयों के पैसे या जिसकी भी मदद करनी होती है वो इंसान बहुत खामोशी से कर रहा होता है। फिल्म सिटी में ना वो जा रहे थे तो साइकिल से जा रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, मुझे किसी ने बताई ये बात। तो साइकिल से जा रहे थे, तो फिल्म सिटी में क्या है, बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा कि सलमान खान साहब साइकिल से आए, तो वो बच्चों में तो एक चाह होती है ना कि हम साइकिल मिल जाए, तो सलमान खान साहब ने अगले दिन सबको साइकिल गिफ्ट कर दी। नहीं, बच्चों से तो सलमान खान, बच्चों से क्या, वो तो उनको जो पसंद आ गया फिर वो मतलब वो तो फिर दिल दे देंगे आपको। बहुत नाजुक, बहुत नरम दिल इंसान है ना, बहुत नरम दिल इंसान है। मैं एक बात और बताता हूँ, मैं उनके घर के बाहर ना टहल रहा था, बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने एक टी-शर्ट पहने हुए एक शख्स को देखा जिसपे सलमान खान साहब की फिल्म का नाम लिखा था, नीचे लिखा था क्रू। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप सलमान खान साहब के यहाँ काम करते हैं? कह रहे नहीं। फिर तो कहते यार मैं एक फिल्म में सलमान खान साहब को ना मेरे गांव में शूटिंग कर रहे थे और मैंने उनकी बस खिदमत की, उनकी सेवा की, उन्हें पसंद आ गया, मुझे उठा के ले आए और मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, पैसे दे देते हैं। या फिर कोई शख्स उनके घर पे आता है जिसको परेशानी होती है तो वो खामोशी के साथ उसकी मदद करते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, नहीं, मदद के बारे में तो खैर हमने भी बहुत सुना है। नहीं, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने इतने स्टार्स को देखा, इतने स्टार्स से मैं मिला हूँ, लेकिन जब सलमान खान साहब आते हैं ना तो लगता है कि कोई आया है। वो खुदा ने उस इंसान को, वो उसी इंसान को बख्शा है। शाहरुख खान साहब को भी मैंने देखा, उनका अलग ऑरा है, लेकिन सलमान खान साहब का कोई मैच नहीं है भाई। वो दिल खुश हो जाता है, देख के ही दिल खुश हो जाता है कि वाकई में ये स्टार है। वो भीड़ लगनी लाजमी है। तो बहुत अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बाद, और मैं बहुत शुक्रगुजार खुदा का इसलिए होता हूँ कि मैं कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ।
कुछ नया कर पा रहा हूँ। एटलीस्ट आपका कंट्रीब्यूशन कुछ है वहाँ पे। हाँ, आप हाँ, ये नहीं है कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल वक़्त हाँ, ज़ाया कुछ तो सीख कहीं भी कभी रहे भी हैं नहीं आप। किया। हाँ, आप सीख भी रहे हैं और दे भी रहे हैं कुछ ना जी, कुछ। जी। और किस स्टार से मिले? यार स्टार्स से तो देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब हम इस फ़ील्ड में होते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई टकराता रहता है। मैं एक बार कपिल शर्मा सर के शो पे गया था, तो वहाँ पे भी मैं एक कहानी के लिए गया था। तो उस टाइम पे रितेश देशमुख सर और ये क्या कहते हैं, श्रद्धा कपूर और अंकिता लोखंडे, ये सब लोग आए हुए थे। टाइगर श्रॉफ आए हुए थे। तो उन सब से मिलना हुआ वहाँ पे। पर कपिल शर्मा शो में जाने से पहले क्या हुआ था कि मेरे पास कपिल सर का नंबर था, और वो जब उनका एक बहुत ख़राब सा फेज़ आया था, तो मैंने उनको मैसेज किया था। जब सुनील ग्रोवर से लड़ाई नहीं, हुई वो थी। जब फिरंगी उनकी फ्लॉप हो गई थी ना, तो वो बहुत मुश्किल में आ गए थे, बहुत अच्छा, वो परेशानी में। हाँ, उस वक्त जब डिप्रेशन में तो चले क्या गए। हुआ था कि मैंने उनको मैं ना भारती जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, और सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, सब के सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो कपिल सर ने क्या किया था कि अपने पैसे भारती जी को दे दिए थे। तो मुझे क्या लगा कि यार हसन, कोई कुछ भी कर सकता है, अपने पैसे कैसे दे देगा जबकि वो खुद मुश्किल में है। तो मेरे लिए किसी इंसान को समझने के लिए काफ़ी है। तो जब मैं उनको परेशानी हुई, तो मैंने उनको एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था व्हाट्सएप पे। उनका मेरे पास रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच ब्रदर। उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की। तो ये लोग हैं जो बहुत, और हिम्मत भी मिलती है इन लोगों को देखने के बाद ना, कि ये लोग यहाँ हमारे जैसे तो थे, मेहनत की, सब ने कमा लिया। तो वो जानते हैं किसने मैसेज किया मुझे? हाँ, वो तो थोड़ा बताना तो पड़ता ही है कि मैं कौन हूँ, एक्टर हूँ, ये सब मैंने बताया। और मैं अभी ये फिल्म जब आने वाली है उस टाइम पे भी उनको मैसेज करूँगा। बिल्कुल जी और कोई अगर खास कोई मोमेंट याद आता हो आपको मुंबई में? भाई, मोमेंट तो बहुत सारे हैं, पर क्या होता है ना कि दिलीप साहब से मिलना और धर्मेंद्र साहब से मिलना, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत लम्हे थे मेरे लिए, और हमेशा रहेंगे। और धर्मेंद्र साहब से तो मैं, मतलब आपको बताऊं, धर्मेंद्र साहब से भी मैं 2-3 बार पहले मिल चुका था, एक पर्सनल मुलाकात होने से पहले। तो एक इवेंट था वहाँ पे, मैं कभी भी, कोई ज़ईफ आदमी होता है ना, जो बूढ़ा इंसान होता है, तो मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। फैंस कभी कभी क्या करते हैं, हम जैसे फैंस ना, बड़े एक्टर्स के फैन, वो उम्र का लिहाज नहीं करते, परेशान कर देते हैं उनको। तो धर्म साहब एक इवेंट पे आए थे, वहाँ सायरा जी भी मौजूद थी, मैं भी था, और रंजीत सर थे, प्रेम चोपड़ा जी थे, और भी कई एक्टर थे। तो मैं भी बैठा था पीछे की रॉ में, इनसे 2-3 रॉ छोड़ के बैठा था पीछे। तो धर्मेंद्र साहब जब निकले ना वहाँ से, तो भीड़ ने उनको घेर लिया। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने जब गाड़ी में बैठे, तो मैंने कहा आई लव यू सर, ऐसे करके उन्होंने मुझे ऐसे ही जवाब दिया, ऐसे ही जवाब दिया। तो धर्मेंद्र साहब, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो इतनी खूबसूरत मुलाकात थी ना, उनसे मिलना, बहुत कुछ सीखना। और आप जब किसी आसान शख्स से मिलते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है कि अब अच्छी जगह जा रही है। और जो खुद में एक दरख्त है जिसकी छाया में बैठ के मज़ा आता है, वो थे वो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ यादगार बात अगर रह गई हो आपके जहन में जो धर्मेंद्र जी ने बोली हो? धर्मेंद्र साहब की मैंने बताई ना बात, कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, और आज के ज़माने में कोई किसी का एहसान नहीं मानता, तू मानता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बात आपको याद रहती है? याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं, योर ड्रीम एक्टर? सलमान खान साहब। सलमान खान साहब के जी साथ? जी जी। चलिए, अगर उन तक ये रील पहुंचेगी तो साहब, एक सितारा आपका इंतजार कर रहा है। नहीं, शाहरुख खान साहब के साथ भी करना चाहता हूँ, पर मुझे सलमान खान साहब के साथ ना मज़ा इसलिए आएगा कि वो बहुत अलग है। वो जो दिखते हैं ना, वो है नहीं, वो बहुत प्यारे हैं अंदर से, बहुत नर्म है, और मज़ा आता है उनके साथ। जितने भी एक्टर्स ने काम किया है ना, वो सब बताते हैं, बहुत मज़ा आता है। शाहरुख खान साहब के साथ भी आता है, तो वो बहुत अच्छे इंसान है। चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, 2 करेंगे, है ना? आप क्योंकि आप सलमान खान साहब के फ़ैन हैं, तो मुझे एक रैपिड फायर और ऐड करना पड़ रहा है हमारे इस पॉडकास्ट में। पहले तो आप ये बताइए, मुंबई या दिल्ली? मुंबई। क्यों दिल्ली, मतलब अच्छा? नहीं, मैं पता क्यों, क्योंकि अब मेरी वो कर्म मतलब भूमि है। एक्स सब पसंद नहीं आ रही आपको? नहीं, एक्स की बात नहीं है। पता क्या है कि जब आप कहीं रहते हो, तो आपको उसके साथ ईमानदार रहना पड़ता है।
मेरी एक्स की क्या बात है ना कि अब मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे उसके साथ ईमानदार होना पड़ेगा और मैं झूठ नहीं बोल सकता। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुंबई मेरे काम की जगह है। मुझे उसने काम, मैं उस शहर में जब जाने के बाद इस लायक बनाऊं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। स्ट्रगल या सक्सेस? सक्सेस। टैलेंट या कनेक्शन? टैलेंट। थिएटर या फिल्म्स? दोनों। कोई एक? फिल्म्स। बॉलीवुड इन वन वर्ड? बॉलीवुड के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और वो कोई वन वर्ड, जैसे हम कोई कह रहा है जन्नत है, सपनों की दुनिया है, कोई भी एक वन वर्ड जो सपनों ज़हन में की आता दुनिया हो। तो है वो, पर उनको वो बाहर कर देती है जो उसके काबिल नहीं होते। वैसे तो मैंने सवाल कर लिया है, एक एक्टर जिनके साथ आपका काम करने का सपना हो। सलमान खान। सलमान खान साहब। इंडस्ट्री में कोई चेंज जो आप लाना चाहते हो, आपको लगता हो कि नहीं अगर ये चीज़ ठीक होती, ये बेहतर हो जाती तो शायद मुझे जल्दी काम मिल जाए, मुझे जल्दी पहचान मिल जाए? नेपोटिज्म? देखिए नेपोटिज्म को तो मैं मानता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं बकवास बात है वो। हम जैसे कलाकारों को वही लोग काम दे रहे हैं। अगर वो ये सब होता तो हमारे जैसे कलाकार आगे नहीं बढ़ सकते थे, कभी भी नहीं बढ़ सकते थे। वो बहुत बकवास बात है। वो सिर्फ क्या होता है ना, वो न्यूज़ चैनलों को अपनी टीआरपी बढ़ाने का शौक है तो उनको वो करने दीजिए, लेकिन हकीकत मैं जानता हूँ तो वो सब तो बेकार बात है। ठीक, एक और रैपिड फायर करते हैं जी। ये सलमान खान सेंट्रिक है, ठीक है जी। तो आपको चूज करना है, सलमान खान या शाहरुख खान? सलमान खान। सलमान खान या आमिर खान? सलमान खान। सलमान खान या अक्षय कुमार? सलमान खान। सलमान खान या रणबीर कपूर? सलमान खान। सलमान खान या रणवीर सिंह? सलमान खान। सलमान खान या संजय दत्त? लेकिन मैं फिर सलमान खान साहब के साथ जाऊंगा। तो आप संजय दत्त को भी नहीं मान रहे? नहीं, मैं बहुत मानता हूँ उनको, मैं ठीक। उनके फादर को बहुत मानता हूँ। सलमान खान या ऋतिक रोशन? सलमान खान। सलमान खान अजय देवगन? सलमान खान। सलमान खान या कार्तिक आर्यन? सलमान खान। सलमान खान या विकी कौशल? सलमान खान। सलमान खान या विवेक ओबरॉय? सलमान खान। भाई ये तो डाई हार्ड फैन निकले सलमान खान के, इनके आगे कोई कुछ नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते कि सलमान खान या धर्मेंद्र साहब तो मैं कहता धर्मेंद्र साहब। चलिए ऐड कर देते हैं बाद में। सलमान खान या धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र साहब। सलमान खान साहब ये सुन के खुश होंगे वो इस बात सुन के। सलमान खान साहब या दिलीप साहब? दिलीप साहब सबसे ऊपर। उनसे तो मैं मतलब दिलीप साहब का क्या है ना, दिलीप साहब को देख के धर्मेंद्र साहब एक्टर बने, मनोज कुमार साहब एक्टर बने, अमिताभ बच्चन साहब एक्टर बने, शाहरुख खान एक्टर बने। और वो जो है ना वो अभिनय सम्राट हैं। अब लोग उनको देखते नहीं है, यंग एक्टर्स जो है ना। मैं ईशान खट्टर साहब को अपना भाई के जैसे हैं वो, हम यंग ही एक्टर हैं सब। ईशान खट्टर ने एक बात कही कि मुझे दिलीप साहब बहुत पसंद है। मुझे लगा कि यार ये वाकई में एक्टर है, बहुत कमाल एक्टर है, क्योंकि इसे पहचान है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। दिलीप साहब को देखना क्या होता है ना, दिलीप साहब आपको हर तरह से आसान बनाते हैं। दिलीप साहब से जब मैं मिला था ना तो दिलीप साहब के लिए मैंने कुछ शेर लिखे थे, मैंने सायरा जी को सुनाए। सायरा जी बहुत खुश हुई थी कि सूरज हूँ, तारा हूँ, दीप हूँ मैं, यही कमाल है मेरा, दिलीप हूँ मैं। एक ये था, और एक था कि अदब से झुककर सलाम किया करते हैं, आज भी मेरे तजुर्बों से काम लिया करते हैं। मैं यूसुफ हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं तारुफ की, लोग बादशाहों से पहले मेरा नाम लिया करते हैं। वाह वाह, बहुत। तो ये कुछ शेर मैंने उनके लिए लिखे थे, और वाकई में वो मतलब उनसे बड़ा अभिनेता तो इस इंडस्ट्री में कोई आया नहीं है। मिमिक्री रह गई, देखिए आप कितना भी घुमा लीजिए मैं भूलने वाला नहीं। यार ये ना करता नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए नाना पाटेकर साहब की आपको, अरे दोस्तों आज मैं आया हूँ जावेद अनवर शो में। कुछ मैं भूल गया हूँ पहले से। और पापा आज मैं जावेद अनवर शो में गया था। अच्छा बेटे, भूल गया मैं। मैं अब उतनी अच्छी नहीं कर पाता हूँ धर्मेंद्र साहब। जैसे भी। हाँ बेटे, तूने बहुत अच्छा किया था, तुझे वहां जाना चाहिए था, अगली बार मैं भी जाऊंगा। ये नहीं, बहुत बहुत हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं मिथुन साहब की भी करता था मैं। ये माँ आज मैं जावेद अनवर के शो में गया था, मुझे बहुत मजा आया, तू भी चलेगी? और किसी एक्टर की? मैं गब्बर सिंह की भी मिमिक्री कर, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत हुई थी मेरी। अरे ओ सांबा,
कितना इनाम रखे रे सरकार हम पर, सुना, पूरे 50,000। और एक एक्टर और थे, उनकी मिमिक्री अभी मैं अभी भी थोड़ी बेहतर कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दी 12 साल पहले ही मिमिक्री करनी छोड़ दी। उस टाइम बहुत अच्छी करता था। उनका नाम है ओम प्रकाश। अरे बेटा क्या हाल है तेरे? अरे आज तो मैं जावेद अनवर के शो में गया था, मुझे बहुत मजा आया। ये ऐसे बोलते थे वो, याद है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है, हमने देखा है। तो हसन साहब बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप आखिर में कुछ कहना चाहें, जो हमारे लोग हैं जो हिम्मत नहीं कर पाते आगे जाने की, मैं नहीं कह रहा एक्टिंग में जाएं, और बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद चाहता हूँ हमारे इलाके से लोग निकलें, आगे जाएं, नाम रोशन करें। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक, मैं अपने आसपास बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो अपना एड्रेस बताने में आज भी घबराते हैं। और मैं अगर कहीं एड्रेस बता रहा हूँ तो मुझे भी रोकते थे, जबकि मैं नहीं घबराता था, क्योंकि जहाँ है वहाँ है ना, वो पहचान है हमारी। आप कहाँ तक छुपाओगे? आप अभी तो झूठ बोल दोगे ना। अगर किसी वजह से उसने आपका आधार कार्ड मांग लिया या कोई भी प्रूफ मांग लिया या कहीं लगाना पड़ा, कोई भी रीज़न हुआ, तो उसको तो पता चल जाएगा। फिर आप साथ में जलील भी होंगे। फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि आप अपनी जगह को कमतर मांगते हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आप बड़े हुए। तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे आसपास के हैं, जो मेरे अपने हैं हमारे, क्योंकि मुझे लगता है जिस जगह हम रहते हैं उस जगह का हम पर ज़्यादा हक है। हम उस जगह को बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। पैसा तो कमा लेंगे, पूरी ज़िंदगी कमाना ही है पैसा, लेकिन अपनी जगह को सपोर्ट करना, यही मेरा मकसद था। किससे जमुना पार के, कि भाई जमुना पार में कितनी सलाहियत है, कितना यहाँ पे जो है वो टैलेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोग देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। मैं ही खुद हूँ यहाँ पर, मैंने कितने लोगों को इंटरव्यू करे, कितना सब कुछ किया, तो क्यों नहीं निकल के आ रहे? और हसन क्यों नहीं निकल के आ रहे? और जावेद अनवर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि हमारे जो माशरे में सबसे बड़ी गलतफहमी या परेशानी यह है कि हम पढ़ने से बचते हैं और परेशानियों से बचते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहते। हाँ, हमें क्या होता है ना कि हमें पढ़ना चाहिए, और हमें क्या कर दिया जाता है ना कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि आप डिग्री ले लो और कहीं नौकरी कर लो। डिग्री लेने का मतलब पढ़ना नहीं है, जिंदगी को समझना पढ़ना है। जिंदगी को आप समझ जाएंगे, आप आसान हो जाएंगे। और जो जितने भी बड़े राइटर्स हैं, किताबें लाके पढ़िए, हिंदी लिटरेचर पढ़िए, उर्दू लिटरेचर पढ़िए, जो भी आपको मिलता है, जहाँ आपको मिलता है वहाँ पढ़िए आप। और क्या होता है ना, किताबें आपको आसान बनाएंगी, आपकी समझ को बढ़ाती हैं किताबें। वो होता है, मैं एक बात कहता हूँ कि फसल में जब पानी दिया जाता है ना तो फसल उगती है, और इंसान को अगर उसको आगे बढ़ना है तो इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म उसका पानी है। अगर इल्म इंसान की जड़ में चला जाए ना तो वो बड़ा बन जाता है। मैंने डिग्री नहीं ली दोस्त, लेकिन जो डिग्री लिए हुए लोग हैं ना, वो मुझे अपनी कहानियां सुनाते हैं, वो मुझे मेरी सलाह चाहते हैं। जिन्होंने सिनेमा पढ़ा है, जो मास कॉम करके आए हैं, वो कहते हैं हसन भाई ये कहानी मैं भेज रहा हूँ, आप एक बार पढ़ के बता देंगे। तो वो क्या है ना, मैंने जीवन जिया है, मैंने किताबें पढ़ी हैं, जिंदगी के तजुर्बे तो हमेशा ऊपर होते हैं। हाँ, तो मैंने उसको समझा, और उसके बाद आज मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ, कहानियां भी लिखता हूँ, शेर व शायरी भी करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं गजल लास्ट में सुनाऊंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो क्या होता है ना कि हमें परेशानियों से नहीं भागना है, हमें पढ़ने से नहीं भागना है। और सबसे एक अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि हम मशहूर होने की तरफ ज़्यादा भागते हैं बनिस्बत कामयाब होने के। कामयाब होना और मशहूर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि आप मशहूर होने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप 15 सेकंड की रील बना रहे हैं और कुछ भी वाहियात सा डाल रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि हम तो मशहूर हो रहे हैं। और कामयाब होने का मतलब ये है, कामयाब होने का मतलब ये है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप जिंदगी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपकी समझ बड़ी हो रही है। तो आप बहुत, अभी देखिए ना कितने लोग वायरल हुए हैं रील्स पे, लेकिन कहाँ गायब हो जाते हैं वो? कहाँ? बड़ा सवाल है कि रील कल्चर जो है वो एक्टिंग को कितना जस्टिफाई कर पाता है। कुछ नहीं कर पाता, वो एक्टिंग है ही नहीं। लेकिन फैसू जैसे लोग तो बने हैं, वो एक्टिंग कहाँ कर रहे हैं। मैं उस भाई के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, मतलब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा उस इंसान पे, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक कर रहा है और किसी के बारे में बोलना मुझे हक नहीं है उसको बोलने का। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो एक्टर पढ़ा लिखा एक्टर होता है, जो इसके पास इल्म होता है, वो मतलब आप जो रील बनाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आर्टिस्ट नहीं कह रहे हो? नहीं है ही नहीं, बुरी लगेगी मेरी बात। मैं उनको कहता हूँ आप पढ़ो,
फिर आप कुछ बनाओगे ना तो उसमें भी मजा आएगा। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको देखने में मजा आता है, उनकी रील्स देखने में मजा आता है। तो कविताएं पढ़ो, कहानियां पढ़ो, गजलें पढ़ो, जो मिलता है वो पढ़ो यार, मजा आएगा आपका, आप बेहतर बनोगे। तो हमने भी पढ़ पढ़ के लिखना सीखा है। कोई गजल जो आप जिक्र कर रहे थे? मैं कुछ शेर है वो सुनाना चाहता हूँ कि जिंदगी में फिर कभी हौसला नहीं करना है, जिंदगी में फिर कभी हौसला नहीं करना है, किसी के वास्ते खुद को जाया नहीं करना है। जिससे होती थी घंटों बातें कॉल पर, जिससे होती थी घंटों बातें कॉल पर, कॉल अब उसे दोबारा नहीं करना है। और मैं इश्क से निकल गया ये अच्छा हुआ, मैं इश्क से निकल गया ये अच्छा हुआ, जिंदगी में रोते हुए गुजारा नहीं करना है। जहाँ पिया था उसने पानी वहाँ अब कोई ना जाए। मुझे बहुत पसंद है मेरा लिखा हुआ शेर कि जहाँ जहाँ पिया था उसने पानी वहाँ अब कोई ना जाए, मुझे उस मीठे पानी को खारा नहीं करना है। और तुम्हारी खुशी के लिए हमें ये भी है मंजूर, तुम्हारी खुशी के लिए हमें ये भी है मंजूर, तुम्हारी तरफ देखकर इशारा नहीं करना है। अरे वाह! तो ये मेरी गजलें हैं कुछ। मैं इससे मुझे समझ लाता है कि कहीं ना कहीं दिल टूटा है। हाँ भाई, दिल टूटने के बाद ही आदमी कुछ क्रिएट कर पाता हाँ, है। मैं इस तरफ तो मेरा जहन नहीं गया जी। ये कब दिल कब टूटा आपका? 2014 में थिएटर में आने से पहले उसी ने मुझे इस तरफ भेजा था। देखिए, मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था और मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मैं किसी एक का हूँ या फिर किसी का नहीं हूँ। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है। वो भी जमुना पार से थी? नहीं, अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा वो कहाँ से थी क्योंकि अब उनके बच्चे हो चुके हैं तो उनकी शादी जब हुई ना तो जिंदगी उदास लगने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि अब किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, गलियों में रोते फिर रहे थे। और क्या होता है ना कि खुदा जिसका दिल तोड़ता है उसको कुछ बनाना चाहता है। तो जब उस लड़की की शादी हो गई उनकी, तो मैं अपने आप को खो चुका था। जब आप अपने आप को खो देते हो, अपने आप को पाने की शुरुआत वहां से होती है, आप कुछ नया वर्जन बाहर आता है आपका। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा है। अभी दिल भी तोड़ा क्यों, मतलब धोखा क्यों दिया? धोखा नहीं कहूंगा मैं, धोखा नहीं कहूंगा मैं। थोड़ा सा ना हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं ये सोचता था कि मैं कुछ कामयाब होने के बाद इससे शादी करूंगा। फिर थोड़ा सा काम वाम करना शुरू किया तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैं काम कर रहा हूँ, पैसे वैसे कमा रहा हूँ, आप मेरी शादी की बात करिए। तो मम्मा ने मुझे कहा 15 दिन बाद करती हूँ। 2 दिन बाद उसकी शादी का कार्ड घर पे आ गया तो ये बात आपको क्लियर नहीं की उन्होंने कि मेरी शादी हो रही है, छुपा के रखा? हाँ, मतलब असल में क्या होता है ना कि लड़कियां जो आजाद नहीं हो पाती। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि खुदा की जो सबसे बेस्ट क्रिएशन है ना वो औरत है। खुदा की सबसे बेस्ट क्रिएशन, अगर खुदा ने सबसे खूबसूरत किसी को बनाया ना तो वो औरत को बनाया है। और औरत के साथ हम इतनी ज्यादती करते हैं, औरत को सोचते हैं इसे घर में कैद कर लो, इसको पढ़ने मत दो। मैं उन लोगों को बहुत जाहिल मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सबका हक है। इस्लाम को जब पढ़ेंगे तो इस्लाम ने बहुत आसानियां पैदा की लोगों के लिए। जब लड़कियों को मार देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहल उठाई कि अब इनको बचाना है। तो औरत जो है ना उसको बांध देते हैं, उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती कि वो क्या चाहती है, जबकि ये हक दोनों के लिए है। लड़के से पूछ लेंगे कि किससे शादी करनी है, लड़की से नहीं पूछते। तो मैं उस लड़की को, किसी भी लड़की को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं और उनके आगे खूबसूरती की रेखा खींच देना बड़ा गलत है। वो मौके मौके पे अपने किरदार बदलती हैं। किसी का बाप मर जाता है, एक बहन पूरे परिवार को पाल देती है। किसी का पति मर जाता है, वो औरत सिलाई कर करके अपने बच्चों को पाल देती है। समझ रहे हैं? तो औरत से खूबसूरत कोई नहीं है। जिसका मर्द शराब पी के उसको पीटता है, बावजूद उसके उसी के बच्चों को पाल रही होती है औरत। औरत इतनी बड़ी चीज है, औरत इतनी बड़ी ताकत है कि मर्द पैदा करती है। तो औरत को हम वैल्यू ही नहीं देते। लड़कियां, हमें लगता है कि तो इनका तो जिस्म हासिल कर लो बस काफी है। लड़की की आत्मा तक जाओ, रूह तक जाओ, तो वो आपके लिए सब करेगी। तो मैं वैसा इंसान रहा हूँ, मुझे किसी लड़की के जिस्म तक जाने का शौक नहीं है। लेकिन उन्होंने तो आपको बताया भी नहीं, शादी कर ली। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उस टाइम पे यार, ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, फोन वोन भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास ना।
तो मैं उस लड़की की कोई गलती नहीं मानता, और तो ये मेरे नसीब में आपके लिखा था। बचपन का प्यार था? हाँ, मतलब 17, 18, 19 साल हम्म, के थे हम। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जर्नी शुरू हुई थी ना वहाँ से, मुझे यहाँ पहुँचाना था उसको। मैंने आप शुरू में कहा था ना आपसे कि कुछ भी कर लो, खुद आपको वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ आपको आना है। तो उसके बाद कभी बात हुई आज यार तक? वो बहुत जाती जाती मसला है। हम्म, बात तो यार, मेरा क्या है ना, मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़ता हूँ कि किसी को मुझसे शिकायत नहीं होती। और मैंने हमेशा लड़कियों की बहुत इज्जत की है। एक मोहतरमा थी, मुझे थिएटर में टकराई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, हसन मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने उनकी जो मोहब्बत है उसकी तौहीन नहीं की। अगर मैं बाकियों की तरह होता तो मैं भी शायद उनके जज्बातों का फायदा उठा सकता था। तो आज वो लड़की मुझे कहती है, हसन आप जैसा शख्स नहीं देखा मैंने। तो मैंने डैडी की बात बताई ना कि किसी का दिल मत दुखाना, बड़ी बात है। बेईमान नहीं हुआ कभी मैं। और मैं इसको हमेशा इस तरीके से कहता हूँ कि बद्दुआएं सिर्फ मुंह से नहीं दी जाती। हाँ अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया जी जी, तो आपका काम हो चुका है। हो चुका। वो जरूरी नहीं है फिर आपको मुंह से बद्दुआ देगा। वो दिल दुखाया है ना, वो काम हो गया। काम हो गया, सही बात है। मैं अपने दिमाग में मेरे एक चीज़ है कि मुझे एक कामयाब एक्टर बनना है, और मैं बाकी जो आपके लोग ये मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे देखेंगे, तो मेरी एक इल्तिजा है कि मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही के इलाके से निकला हूँ। बस इतना करें कि मुझे जो मेरा काम आने वाला है, मेरी फिल्म द नर्मदा स्टोरी बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है अगले महीने, उसको देखने जाएं। रिलीज डेट मैं आपको बता दूंगा, आप उसको सबको, अपनी ऑडियंस को बता दीजिएगा, और वो फिल्म देखने जाएं। और मुझे जहाँ तक हो सके मुझे सपोर्ट करें। मेरा इंस्टाग्राम है, मैं अपनी सारी अपडेट वहाँ अपलोड करता हूँ, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें, या उससे फ़ायदा मुझे भी होगा और उनको भी होगा। खुशी होगी कि हमारा ही कोई साथी है जो हमारे बीच से निकला है। तो बस यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको पढ़ना चाहिए। आपने जो बात कही थी कि उसे क्या करना चाहिए, और परेशानियों से नहीं घबराना है। परेशानियां खुदा की रहमत हैं, ये तस्लीम कर लीजिए आप। ये मान लीजिए कि परेशानी आई है तो मैं खुदा की अच्छी फहरिस्त में आ चुका हूँ, गुड लिस्ट में आ चुके हैं हम लोग। अगर मैं आज बोल पा रहा हूँ तो ये वो परेशानियां ही हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, और आगे भी वही बात होगी। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया बात करके। बहुत ही खूबसूरत इंसान है हसन भाई, जो मुंह पर है वही दिल पर है। बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ, लगभग शायद 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे जब से इन्होंने मुझसे पहली बार रब्ता किया था। जब से लेके अभी तक जो मैं समझ पाया ज़ाती तौर पे कि खूबसूरत इंसान तो हैं, और हमें ऐसे लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, इन लोगों को समझने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि मुझे आपसे शिकायत है, आप लोग जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं उनसे भी ये शिकायत है कि आप लोग हमारी जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप गुटखे का ऐड कर रहे हैं, आप अपनी रील्स में गुटखा खा रहे हैं, आप अपनी रील्स में सिगरेट पी रहे हैं, आप अपनी रील्स में जो है वो बैटिंग जो है लोगों को उस तरफ धकेल रहे हैं अंधेरे में, जबकि आपका फ़र्ज़ बनता था कि आपका इन्फ्लुएंस अच्छे रास्ते पर हो, जो हमारी सोसाइटी है वो अच्छे रास्ते पे जाए। वहीं साथ ही साथ मेरी जो शिकायत है, जो मेरा शिकवा है, वो अपने लोगों से भी है। आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप किन लोगों को देख रहे हैं जो अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भीड़, और जैसे मैं कहता हूँ हवाबाजी खामखा की। लेकिन उनके पीछे आपको नहीं जाना है, अभी भी वक्त है, सुधरिए। और ये आपको कहाँ धकेल रहे हैं, आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं, या आपको सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, या आपको क्लब में जो है वो नाचना सिखा रहे हैं, ये बेवजह लोगों से झगड़ा करना आपको सिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। हसन साहब हैं, बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को समझिए, ज़मीन से जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके ही यहाँ तक आए हैं, किसी का गला नहीं काटा, आपको कुछ गलत चीज़ें नहीं सिखा रहे, अपना हुनर दिखा रहे हैं। आपको पसंद आए तो देखिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।